Good morning, students. How are you today? I hope all of you are staying at home and are safe. And now our next topic is prospectus. हमने कंपनी की फॉर्मेशन के 3 डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा था. फर्स्ट, सेकंड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट. नाउ थर्ड डॉक्यूमेंट इज प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस क्या है? जनरली आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि प्रोस्पेक्टस एक तरह से एक एप्लीकेशन फॉर्म है. जैसे हम अपने स्कूल का प्रोस्पेक्टस भी देख सकते हैं. उस एप्लीकेशन फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन दी होती हैं जो कि स्कूल से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं. लाइक उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह के बारे में डिटेल दी होती है. इसके अलावा सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि स्कूल से रिलेटेड होंगी, राइट. किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, इस तरह से. तो इसी तरह से कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यूज करती है. वो किस पर्पस के लिए करती है? जिस तरह से स्कूल एडमिशन देने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, उसी तरह से कंपनीज क्या करती हैं, अपने शेयर्स इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं. शेयर्स जो लोग खरीदना चाहते हैं, दे कैन अप्लाई टू द कंपनी थ्रू दिस डॉक्यूमेंट. एंड जो डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन देते हैं, दैट एप्लीकेशन इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस. एंड इससे आप किसी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, जो भी कंपनी पब्लिक को इशू करना चाहती है, वो परचेज कर सकती है. तो इस तरह से ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होंगी रिलेटेड टू इशू एंड थ्रू विच कंपनी इनवाइट्स द एप्लीकेशन from public for the shares, debentures, etc. And the objectives of prospectus. What are the objectives of prospectus? I am saying about that the prospectus क्यों बनाया जाता है. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि this is application form for purchasing shares. This means ये क्या है? एक invitation है टू पब्लिक टू परचेज शेयर्स एंड डिबेंचर्स. अगर किसी कंपनी के आपने शेयर्स परचेज करने हैं तो आपको उस कंपनी के लिए पहले प्रोस्पेक्टस परचेज करना होता है. एंड सेकंड इज टू गिव द डिटेल्स ऑफ दोज कंडीशंस जिसके बेस पे आप शेयर्स एंड डिबेंचर्स को पब्लिक को इशू करोगे. थर्ड, ये डिक्लेयर करना कि प्रमोटर्स जो कि कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो प्रोस्पेक्टस में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इस तरह से ये 3 एक तरह से पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं कि पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, टर्म्स एंड कंडीशन बताने के लिए और पब्लिक को इनवाइट करने के लिए एक कंपनी प्रोस्पेक्टस बनाती है. क्लियर? एंड नाउ कम टू द पॉइंट व्हाई देयर इज नीड फॉर द प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत क्यों है? मैंने जैसा कि सबसे पहले बताया कि पब्लिक को इनवाइट करने के लिए. लेकिन क्या सारी कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती हैं शेयर्स परचेज करने के लिए? नहीं. प्राइवेट कंपनी डिड नॉट अलाउ द पब्लिक टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी. वो सिर्फ प्राइवेटली ही अपनी कंपनी के शेयर्स पर सेल करती है. तो उस केस में उनको प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती, राइट. तो इसके अलावा एक पब्लिक कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही, अब फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ, अगर मान लो एक कंपनी पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए भी कंपलसरी नहीं है कि वो प्रोस्पेक्टस इशू करे. उसकी जगह वो एक स्टेटमेंट भी इशू कर सकती है जो कि प्रोस्पेक्टस की जगह मानी जाती है. और इसके अलावा एक कंपनी के प्रमोटर्स जो होते हैं, प्रमोटर्स कौन है? जो कंपनी को बना रहे हैं. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक तरह से कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल है वो कलेक्ट करना, चाहे वो पर्सनल सोर्सेज से करें, चाहे वो शेयर्स इशू से करें, राइट. अगर वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करे तो उसकी जगह वो क्या करते हैं? स्टेटमेंट इशू करते हैं. क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसमें हमने इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े. एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रोस्पेक्टस के बारे में इसमें बताया गया है कि इसका मीनिंग क्या है. It is any document or issued as a prospectus inviting deposits from public
और इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एंड परचेज ऑफ एनी शेयर्स डिबेंचर्स ऑफ कंपनी। एंड ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है जिस तरह से एक कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस की जगह एक सर्टिफिकेट एक मैंने बताया आपको एक स्टेटमेंट इशू कर सकती है अगर कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रही तो, राइट। आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, कि प्रोस्पेक्टस में लिखा क्या होता है। प्रोस्पेक्टस एक बेसिक डॉक्यूमेंट है कंपनी का जो कि पब्लिक को कंपनी के शेयर्स अट्रैक्ट करने के लिए इशू किया जाता है। एंड इसके अलावा शेयर होल्डर्स जो खरीदते हैं कंपनी के शेयर्स, वो कंपनी की कमर्शियल प्लानिंग के बारे में, प्रॉफिट कैपेसिटी के बारे में सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टस एक तरह से कंपनी की रियल पिक्चर और रियल पोजीशन शो करता है। तो सबसे पहला मेन कंटेंट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी किस ऑब्जेक्टिव से बनाई गई है और उन पे साइन करने वाले जितने भी पर्सन्स होते हैं उनके नेम इसमें मेंशन होंगे। सेकेंडली कंपनी की शेयर कैपिटल कौन सी है, कंपनी के शेयर्स भी कितने टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स भी फर्दर कई टाइप आगे आप किसी चैप्टर में पढ़ोगे। तो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी रहेगी, इशूड कैपिटल कितनी रहेगी, या कंपनी ने जो ये शेयर्स इशू करके पैसा लिया कितने टाइम बाद वापस देना है, तो ये सारा डिटेल शेयर कैपिटल में मेंशन होता है। एंड थर्ड पॉइंट इज मैनेजेरियल पर्सनल, कि कंपनी के जो मैनेजर पोस्ट पे जो पर्सन्स है, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चाहे मैनेजर्स है डिपार्टमेंट्स के सारे, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, उनको अपॉइंट करने के, उनको सैलरी देने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे, राइट। तो ये हम पहले उसमें मेंशन करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये चीज़ क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमने एक कैपिटल क्लोज में पढ़ा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि एक कंपनी को शेयर्स इशू करने के लिए, अलॉटमेंट करने के लिए फर्दर कम से कम मिनिमम कुछ एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए, उसके बाद ही कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। तो वो कितना रहेगा वो आपको मेंशन करना है कंपनी का बिजनेस स्टार्ट होने से पहले। इसके अलावा ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, कंपनी के शेयर्स को अप्लाई करने के लिए आपको डेट मेंशन करनी पड़ती है, टाइम ऑफ ओपनिंग बताना पड़ेगा किस डेट से ओपन होगा। और इसके अलावा नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। ये क्या चीज़ होती है, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो तो कंपनी आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस तरह से क्या करती है कि एक कंपनी का शेयर अगर 10 रुपीज़ का है, इनके टाइम आपसे 3 रुपीज़ ले लेती है। बाकी मनी मान लो 7 रुपीज़ है, वो ये भी कह सकती है कि जब शेयर्स दिए जाएंगे, जिसको अलॉटमेंट बोला जाता है, तब ले लिए जाएंगे आपसे, तो वो अलॉटमेंट मनी बन जाती है। तो इस तरीके से कंपनी ये डिसाइड करती है कि किस तरह से एप्लीकेशन मनी पे कितना टाइम पैसा लेना चाहिए, अलॉटमेंट पे कितना लेना चाहिए। अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो उस केस में उस टाइम कितना पैसा लिया गया था और बाकी आप कितना की इंस्टॉलमेंट्स में फर्दर लेना है। नेक्स्ट इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये क्या चीज़ है कि कंपनी अपने शेयर्स, डिबेंचर्स कैश की बजाय किसी और चीज़ के लिए भी सेल कर सकती है, इशू कर सकती है। जैसे किसी से कोई प्रॉपर्टी परचेज की, फर्नीचर खरीद लिया, फर्नीचर खरीदने के लिए कैश नहीं था तो हमने उनको कंपनी के शेयर्स ही दे दिए। तो ये होता है आपका शेयर्स डिबेंचर्स खरीदना अदर देन कैश के। इसके अलावा शेयर प्रीमियम, ये क्या होता है, अगर कंपनी अपना 10 रुपीज़ वाला शेयर 12 रुपीज़ में सेल कर दे, यानी कि 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा में, तो वो क्या होता है, शेयर प्रीमियम होता है। तो वो प्रीमियम का डिटेल अमाउंट अगर ऐसा कुछ है कि आपने ज़्यादा प्राइस में इशू किया था, कितना है, कितनी अमाउंट में है, पर शेयर कितना है, सारा मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद है अंडर राइटर्स वो पर्सन्स हैं, एक तरह से कमीशन एजेंट की तरह काम करते हैं। कंपनीज क्या करती हैं, शेयर्स इशू करने की हेडेक से बचने के लिए पब्लिक को वो क्या करती है, शेयर्स किसी लाइक एक मिडल मैन को दे देती हैं जो अंडर राइटर्स होते हैं, और ये अंडर राइटर्स फर्दर पब्लिक को शेयर इशू करते हैं
और उसके लिए उनको कमीशन मिलती है जिसको अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं। और साथ में ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अंडरराइटर्स कि अगर जो शेयर्स पब्लिक नहीं खरीदेगी वो खुद खरीद लेंगे, दे विल परचेज बाय देमसेल्फ, राइट, और उसके लिए कंपनी को पे कर देंगे। तो अंडरराइटर्स के साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, जो लोग ये काम करते हैं उसके लिए उसको कमीशन दी जाती है। एंड नेक्स्ट इज प्राइमरी एक्सपेंसेस। प्राइमरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी को स्टाफ से रिलेटेड होंगे। लाइक इसमें आप ये कह सकते हो, इसकी एस्टिमेटेड अमाउंट आपको प्रोस्पेक्टस में मेंशन करनी पड़ती है कि कंपनी को जब स्टार्ट किया गया था उसके एक्सपेंसेस क्या रहे, राइट। नेक्स्ट कंटेंट में है हमारा प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया। तो प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए कितना अमाउंट देना है, क्योंकि ये बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद बिजनेस को जो पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं उनको सेल कर देते हैं, राइट। इसी तरह से ऑडिटर्स होते हैं जो कंपनी के अकाउंट्स चेक करते हैं, जो सीए होते हैं, तो उनके साथ भी हमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। उनका नेम, एड्रेस, उनको क्या फ़ी पे की जाएगी वो आपको मेंशन करना पड़ता है प्रोस्पेक्टस में। डिटेल्स ऑफ बिजनेस कंपनी का कितना बड़ा है, स्कोप क्या है उसका, कौन कौन से सिटी लोकेशन पे ये अपना बिजनेस कर रही है, कितने साल हो गए हैं बिजनेस करते हुए, ये सारा कुछ आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। एंड प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, कंपनी की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसने परचेज की हैं जो कि कंपनी के नेम से हैं, और उस केस में पेमेंट्स कैसे की गई, कैश से की गई या फिर शेयर्स या डिबेंचर्स देके की गई, ये सारा कुछ मेंशन करना पड़ेगा। या फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसे भी हैं जो उसने कॉन्ट्रैक्ट पे ली हैं जिसको लीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा। और साथ में ये भी बताना होगा अगर लीज पे ली है तो वो पर्सन कौन है जिससे लीज पे ली है, उसके नेम और एड्रेस मेंशन करने पड़ेंगे। एंड रिस्ट्रिक्शंस इन आर्टिकल्स, अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किसी भी चीज़ पे कोई बैन लगाया गया, लाइक कोई मेंबर्स की मीटिंग होती है, उसके बोलने पे, कोई वोटिंग राइट पे या ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स करने पे, तो वो मेंशन करना पड़ेगा कि इस तरह कोई बैन है। इसके अलावा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व, इसका मतलब क्या है कि एक कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही है उसका कहीं कैपिटलाइजेशन कर सकती है या नहीं। कैपिटलाइजेशन मीनिंग उसको वापस बिजनेस में ही किसी पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर दे। फॉर एग्जांपल बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगा दे या अपने एक छोटी कोई और ब्रांच खोल दे, तो उसको कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। तो ऐसा बिजनेस कर सकती है या नहीं ये मेंशन करना होगा। इसके अलावा डिटेल्स नेक्स्ट है आपका टाइम एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन। इसमें होगा कि कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किस टाइम चेक किए जा सकते हैं, इंस्पेक्शन की जा सकती है, उसका मेंशन करना होगा। एंड नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक बिजनेसमैन ने बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद बहुत से कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं, चाहे वो ऑडिटर्स के साथ हैं, डायरेक्टर्स के साथ हैं, लीगल एडवाइजर्स के साथ हैं या किसी फॉरेन कोलैबोरेटर्स के साथ हैं। तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होंगे वो कहाँ पे रखे जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि उनमें कौन कौन से पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, उनके नेम और एड्रेस क्या है, इन सारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको उसमें मेंशन करना होता है, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट्स हैं जो कि प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स हैं, जो कि प्रोस्पेक्टस के एलिमेंट्स माने जाते हैं जो प्रोस्पेक्टस में। स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो कंपनीज प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती दे हैव टू इशू अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, राइट। उसकी जगह उनको एक स्टेटमेंट इशू करना पड़ता है। ये प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है, दैट इज़ फॉर पब्लिक कंपनी है, दैट इज़ फॉर पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी जो है इनवाइट कर रही है शेयर्स खरीदने के लिए जनरल पब्लिक को, राइट। तो इन दैट केस अगर एक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, एक स्टेटमेंट दी जाएगी कंपनी की तरफ से, एंड हैविंग शेयर कैपिटल की उनकी रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए एटलीस्ट 3 days बिफोर द फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स और डिवेंचर्स,
अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। पहला, अगर एक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती। सेकंड, where a company has issued a prospectus but has not proceed to allot any of its shares offered to public for सब्सक्रिप्शन, यानी कि प्रोस्पेक्टस तो इशू किया है लेकिन पब्लिक को शेयर्स खरीदने के लाइक अलॉट करने के लिए फर्दर इसने ऑफर नहीं किया अभी। इस वजह से उनको उसकी जगह एक स्टेटमेंट इशू करना है और इस स्टेटमेंट पे उन सभी पर्सन्स के साइन होंगे जो कि उस टाइम कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे या प्रपोज डायरेक्टर्स होंगे, जिनका ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस में नेम मेंशन होता है वो इसमें भी मेंशन होगा। इसके अलावा जहां पर कंपनी को ये स्टेटमेंट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट है, उसको कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू सबमिट दिस स्टेटमेंट डज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट एंड वो आप इट कैन नॉट अलॉट द शेयर्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो कंपनी को परमिशन नहीं होगी अगर उसने ऐसा नहीं किया, स्टेटमेंट इशू नहीं किया, प्रोस्पेक्टस भी नहीं किया, उसकी जगह स्टेटमेंट इशू करना था, स्टेटमेंट भी नहीं किया, तो उस केस में वो कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर पाएगी, जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर पाएगी। सो दिस इज द स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। Now students, our next topic is choice of forms of business organization। इसका मतलब यह है कि अगर हमने जितने भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हैं, सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, ये जितने भी पढ़े, सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, ये जितने भी पढ़े हैं, हमें ये माइंड में क्वेश्चन रेज होता है कि सबसे बेस्ट वन कौन सा है। एज एवरी टाइप ऑफ बिजनेस सभी के अपनी एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो कोई भी हमारे पास क्लियर आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का कि एक पर्टिकुलर कौन सा फॉर्म सक्सेसफुल है एक स्पेशल सिचुएशन में। तो उस केस में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं, उसके बाद हम कुछ डिसीजन पाते हैं, लाइक फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं हमारे डिसीजंस को कि हमें कौन सा बिजनेस लेना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो बिजनेस में पॉइंट फैक्टर आता है दैट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल यानी कि मनी, एक बिजनेस को रन करने के लिए कितना रिक्वायर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। और कैपिटल रिक्वायरमेंट नॉर्मली डिपेंड करता है बिजनेस के साइज पे और नेचर पे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमेशा पैसा ज़्यादा चाहिए बजाय के ट्रेडिंग में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हमारा मनी जो है ज़्यादा टाइम के लिए ब्लॉक रहता है। जब तक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट होगी उसके बाद वो सेल होगा। लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस में सिर्फ परचेज करना है और सेल करना है, तो उसमें टाइम पीरियड कम होता है, तो इसलिए मनी कम टाइम के लिए इन्वेस्टेड होती है। सो इफ़ मोर कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, और तो इसका मतलब ये है कि हमें बिजनेस पड़ेगा लाइक पार्टनरशिप में या कंपनी में। अगर हमारे पास कैपिटल कम है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस करना है, तो सोल प्रोप्राइटर भी सूटेबल होगा। तो यानी कि हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि बिजनेस कौन सा होना चाहिए। सेकेंडली, लायबिलिटी ऑफ ओनर। लायबिलिटी ऑफ ओनर के रिगार्डिंग हमने पढ़ा दो कंसेप्ट, लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के केस में हमने पढ़ा कि लायबिलिटीज ओनर्स की क्या होती हैं, अनलिमिटेड। और इसके अलावा कंपनीज के में और सोसाइटी में, जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता को छोड़ के बाकी सबकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। कहूँ कि बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो है उस केस में क्लेम नहीं की जा सकती जहाँ पर लायबिलिटी लिमिटेड होती हैं, लेकिन जहाँ पर अनलिमिटेड होती हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी क्लेम की जा सकती हैं। जैसा कि कंपनी के केस में है, लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। तो अगर बिजनेस में लॉसेस हो जाए तो हम पर्सनल प्रॉपर्टीज पे क्लेम नहीं कर सकते। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटी इन फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बिजनेस ऐसा है जो बनाना इजी है। उस केस में सोल प्रोप्राइटर की और पार्टनरशिप बिजनेस की, ये ऐसे बिजनेस हैं जिनका फॉर्मेशन करना इजी है क्योंकि इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंपैरेटिवली कम है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कंपनी के केस में,
कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में इनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। इसी वजह से इनमें फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होंगी, फैसिलिटीज़ फॉर्मेशन की कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगी, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि इसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस है या नहीं। कंपनी के केस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ओनर्स का जो एग्जिस्टेंस होता है वो सेपरेट होता है। ओनर्स की डेथ होने का या और ओनर्स के इंसॉल्वेंट होने का बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटर की, बिजनेस जो है कंपैरेटिवली स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, क्योंकि ओनर की डेथ का, इंसॉल्वेंसी का जो है बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, बिजनेस बंद भी हो सकता है। क्लियर। एंड टैक्स लायबिलिटी, फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी अगर हम देखें, अगर एक बिजनेसमैन अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहता है तो उसके लिए कौन सा बिजनेस बेस्ट रहेगा? तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी सोल प्रोप्राइटर से या पार्टनरशिप से, क्योंकि कंपनी के केस में उसको अपने अकाउंट्स जो है एनुअली रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं और उन पे कंप्लीट टैक्स भी पे करना पड़ेगा। आफ्टर दैट मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स होंगी, वो भी अफेक्ट करेंगी आपके डिसीजन लेने को। एक बिजनेस जो है ये कह रहा है कि अगर लोकल लेवल पे काम कर रहा है तो उस केस में आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल नीड्स जो है ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा बिजनेस इजीली खुद ही मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस लोकल की बजाय पूरे बड़े लेवल पे, आप ये कह सकते हो कि स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल कर रहा है, तो उस केस में उनको फर्दर मैनेजर्स की हेल्प चाहिए होगी, और मैनेजर्स की हेल्प चाहिए होगी तो फर्दर उनको एम्प्लॉय करना पड़ेगा जो उसके पर्टिकुलर किसी भी एरिया में स्पेशलिस्ट होंगे। फर्दर कई डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे, उनको उनके स्पेशलिस्ट के पास हैंडल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से उन केसेस में कंपनी के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजर के लिए हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, राइट। यानी कि छोटे बिजनेस के लिए मैनेजरियल नीड्स कंपैरेटिवली कम है, बड़े के लिए ज़्यादा है, राइट। एंड आफ्टर दैट फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स है कि चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होना पॉसिबल है या नहीं। तो अगर हम बिजनेस की बात करें, ऐसे कौन से बिजनेस हैं जिसमें इजीली चेंज करना पॉसिबल है और किस में नहीं है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर पार्टनरशिप की, ये कंपैरेटिवली मोर यूजफुल है फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें ओनर्स जो जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। इसके लिए उनको किसी की परमिशन लेने नहीं पड़ती, विदाउट एनी एक्सपेंसेस वो चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के केस में, सोसाइटी के केस में आपको कंपनी को भी परमिशन लेनी पड़ेगी रजिस्ट्रार से या डायरेक्टर से। तो एक मीटिंग के बाद ही कोई डिसीजन लिए जाते हैं, और इसी तरह से सोसाइटी में सभी मेंबर से पूछ के डिसीजन लिए जाते हैं। तो उन केसेस में फ्लेक्सिबिलिटी कंपैरेटिवली कम होगी। स्केल ऑफ प्रोडक्शन मीन्स ये है कि यहाँ पर बिजनेस कितने बड़ा करना है हमने। अगर स्केल ऑफ प्रोडक्शन लार्ज है, मॉडर्न टेक्निक यूज़ करनी है जिससे बिजनेस का प्रॉफिट बहुत अच्छा हो, तो कंपनी ठीक है। लेकिन बिजनेस अगर छोटा करना है तो सोल प्रोप्राइटर भी ठीक है, पार्टनरशिप भी ठीक है, राइट। डिपेंड करेगा आपकी नीड क्या है, कि आप बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो, प्रोडक्शन करना चाहते हो, या छोटे लेवल पे। एंड आफ्टर दैट लीगैलिटी मीन्स ये है कि अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिजनेस जो है और यूजफुल हो जाता है अगर वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर्ड है कुछ इस तरह। तो एक बिजनेस को जो पूरे अच्छे से रन किया जा सकता है, रूल्स और रेगुलेशंस जो भी गवर्नमेंट ने इशू किए हैं उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया में पार्टनरशिप को रूल आउट करने के लिए रूल्स हैं, कंपनीज के लिए भी हैं, सोसाइटीज के लिए भी हैं, तो किसी बिजनेस का एग्जिस्ट करना विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर सिचुएशन जो है बड़ी एक कंट्रोवर्शियल हो जाती है जब कोई डिसीजन लेना पड़े।
तो जब भी कोई बिजनेस फॉर्म और बिजनेस हम सेट कर रहे हैं तो ये देखना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए, लीगली सूटेबल हो, यानी कि उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन जिसके लिए बना रखे हैं प्रॉपरली, ताकि वही फॉलो हो जाए। एंड नेक्स्ट इज नीड ऑफ सीक्रेसी। एक बिजनेसमैन कितना चाहता है कि उसमें सीक्रेसी बनी रहे, तो सीक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट वन सोल प्रोप्राइटर है, उसको किसी से कुछ नहीं, डिसीजन खुद लेने हैं, ठीक है। एंड अगर हम पार्टनरशिप में भी देखें तो पार्टनरशिप में कंपैरेटिवली सीक्रेसी कम होगी, क्योंकि जितने भी पार्टनर्स होंगे दे हैव टू शेयर विद ईच अदर, जो भी मैटर डिस्कस होगा उसके बाद ही कोई डिसीजन होगा। एंड गवर्नमेंट कंट्रोल फॉर बिजनेस अगर हम ये देखें कि ऐसा होना चाहिए जिसपे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ना हो, गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस ना हो, तो सोल प्रोप्राइटर सबसे बेस्ट है। और अगर इंटरफेरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरफेरेंस है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फॉर्मेशन के लिए ऐसा है, फर्दर उसको रन करने के लिए भी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस चूज करते टाइम हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आप क्या चाहता है बिजनेसमैन, कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहे या ना रहे। तो इस तरह से हम बिजनेस जो है चूज कर सकते हैं, जिसके लिए ये सारे 11 आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं। 11 फैक्टर्स में जो आपके लिए जैसा सूटेबल हो उसको कंसिडर करते हुए आप बिजनेस को चूज कर सकते हो, राइट। तो आप ये कह सकते हो जो आपको ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आपको एक बिजनेस का फॉर्म देंगी। और इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन या फैक्टर्स जो है डिसीजन को इम्पैक्ट करती हैं, दैट इज़ द फैक्ट कि वो इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कोई एक सिंगल फैक्टर जो है एक बिजनेस के डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स डिसीजन को इम्पैक्ट करेंगे। इन शॉर्ट ये कहेंगे कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो है स्मॉल बिजनेस के लिए सूटेबल है, और मिडल लेवल के लिए पार्टनरशिप सूटेबल है। हाँ, अगर लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल है। सो फार एज पॉसिबल पब्लिक हेल्प के लिए जो भी हम सर्विसेज देते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर के थ्रू देते हैं। तो गवर्नमेंट यही कोशिश करती है जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करें उनको रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस पे करें। इस तरह से हम ये करेंगे जो आपको बताएंगे कि इस तरह से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको आपकी टेक्स्ट बुक में जस्ट एक कंपैरेटिव स्टडी दिया हुआ है कि जितने भी हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट इन द फैमिली एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की एक कंपैरेटिव स्टडी दी हुई है जो आपको पूरे चैप्टर का एक बार क्रक्स बता देगी, राइट। सो स्टूडेंट्स, आपका जो ये सेकंड चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। एंड प्लीज डू इट वेल, एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज देयर विल बी क्लास फॉर 11th business study that is on I think tomorrow. Please attend that class. We will send the Google Meet link on your class group and join that class. And if you have any query, please submit in advance so that I can discuss on priority